दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम BE 181 के जो अभी 30 जून 2023 में एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मतलब एक रिपोर्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ओवर कॉमन फ्यूचर। उनके चेयरपर्सन कौन थे? तो इसका आंसर है थर्ड आंसर है ग्रो हर्लेन वर्टलैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है? मानव रचित मतलब जो ह्यूमन मेड नहीं है, वो है आपका फलों का बागान। जो आपका सेकंड आंसर होगा वो होगा फलों का बागान, ठीक है, या फलों के बाग या फिर उसको बागान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये आपका किया गया 1992 तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया था। सेकंड आंसर है इसका रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र जो होता है से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है इकोसिस्टम के लिए? तो पहला है सभी पारितंत्रों की, इसमें से जो आंसर है वो है फोर्थ, पारितंत्र अमाप और जटिलता और अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। तो फोर्थ का आंसर फोर्थ है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ की तरफ। आहार श्रृंखला में शाक भक्षी प्रदर्शित करते हैं। जो शाक भक्षी होते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो हर्बीवोर्स जनरली जो कि प्लांट्स खाते हैं, तो आपको पता होगा कि ये आपका जो पोषी स्तर 2 उसी में आते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो पोषी स्तर 2 में आते हैं। तो हम पाँचवें का सेकंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्वोयर या भंडार कौन सा है? इसमें से इन चारों में से सबसे बड़ा भंडार सल्फर का कौन सा है? तो इसमें से सबसे बड़ा है महासागर। महासागर में सबसे ज़्यादा आपका सल्फर पाया जाता है। तो छठे का आंसर होगा बी, सिक्स का आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। सेवन्थ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? तो इसमें से सब प्राथमिक समुदाय जो कहा जाता है वो कहा जाता है मोसेस को। मोसेस को आपका प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख परभक्षी पक्षी कौन है? तो इन चारों में से जो आंसर है राइट आंसर जिप्स वेगालेंसिस। जो फोर्थ आंसर है इज द राइट आंसर, जिप्स वेगालेंसिस। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक जलीय परितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव और वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है वह कहलाता है। जो कि पानी के सतह पे रहता है, जो पानी की सतह पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर जो है नाइन्थ का आंसर वो है आपका पहला। जो नाइन्थ का आंसर है वो है पहला, पलटक। पलटक वो होते हैं जो कि सतह पर रहते हैं। इनको न्यूस्टोन कहते हैं इंग्लिश में। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको न्यूस्टोन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, महासागर में मंडल जोन उथला होता है और यह उच्च उत्पादक वाली स्पीशीज से समृद्ध होता है। तो इसमें कहा गया है ऐसा कौन सा जोन है जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज़, ऐसा कौन सा महासागर का जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाए जाते हैं? तो आपका जो इसका आंसर है वो है नैरीटांचली, जिसको हम इंग्लिश में नैरीटिक कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन में सबसे विविध समुदाय होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो समुदाय या फिर जब सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो होती है वो आपका आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। मतलब 11 का थर्ड आंसर होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, पौधे
से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। जो पौधे प्लांट्स जो होते हैं या ट्रीज जो होते हैं वो अपने पत्तों से वेपर्स या कहते हैं वाटर वेपर्स को रिलीज़ करते हैं, उसको हम वाष्प ऊर्जन कहते हैं, वाष्पोर्जन, जो कि आपका फोर्थ आंसर होगा। 12th का जो आपका आंसर है वह फोर्थ, जिसको हम ट्रांसपिरेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है। अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें इकोनॉमिक की, तो इनमें से कौन सा है, तो फसल की हानि एक आर्थिक प्रभाव होगा। 13 का सेकंड आंसर है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे 14th क्वेश्चन पे। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों पर पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। तो पठारों पे जो मृदा पाई जाती है वो है काली मृदा पाई जाती है पठारों में, तो ए आंसर है इसका काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो इनमें से जो प्रमुख कारण नहीं है वह है जल संभर का विकास जो है वो प्रमुख कारण नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन 7% से कम भाग में फैला है, हाँ फैला है। 50% ज़्यादा पाए जाते हैं, हाँ। 62% पादपों से ज़्यादा है, हाँ है। वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेज़न और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं, ये गलत है क्योंकि ये और भी जगह पाए जाते हैं। ओके, तो 16वें का जो आंसर है वो है फोर्थ। यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिकीय और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए %% क्षेत्र की वनाच्छेद रखना चाहिए, मतलब इतने % हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट होने चाहिए इंडिया में, तो वो है 33%। सी थर्ड इज़ द आंसर। ओके, NTFP का पूरा नाम है, इसका जो आंसर है वो है गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद। अगर हम इसको इंग्लिश में जाने तो इसको कहते हैं नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये है सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा आप कह सकते हो डाइवर्सिटी है जिसको फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, तो आपका पहला ही होगा फर्स्ट। जो फंडामेंटल की बात करें तो फर्स्ट है आनुवांशिक विविधता, पहला आंसर। ओके, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर जो जियोग्राफिकल जोन है जो सबसे ज़्यादा कवर करता है वो आपका है द दक्कन पेनिसुला या फिर दक्षिण प्रायद्वीप जो होता है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। भारत के लगभग 2/3 स्थानीय पादप सीमित है। सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स पाए जाते हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा एंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं वो आपका पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। ओके, भारत एक बहु विविधता वाला देश है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। भारत में 10 है। ओके, ठीक है, जियोग्राफिकल जोन है 10। अगला है उसमें 12 सेंटर्स है। ओके, 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट भारत में है, तो 4 होने चाहिए थे, यहाँ 6 लिख दिया तो ये गलत है, तो 22वें का आंसर है थर्ड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो ये केरल के बिंझीजम में स्थापित की गई थी, तो 23 का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है, मतलब इसमें से कौन से स्रोत से सबसे ज़्यादा बिजली प्राप्त होती है, तो वो कोयला है। 70+ होती है, 70% से प्लस होती है इससे, ठीक है। ग्रामीण भारत में ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है, तो वो बायोमास है, जीव मात्रा जिसको कहते हैं। बायोमास से सबसे ज़्यादा ही एनर्जी जो ग्रामीण या रूरल एरिया होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो बायोमास से की जाती है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन।
26 क्वेश्चन है आपका कि वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के लिए के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है कहलाती है। तो इसका अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी है जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा सस्टेन की जा सकती है, सपोर्ट की जा सकती है, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसको हम 26वें का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी करिए तो टेक्नोलॉजिकल धारण क्षमता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति के चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? तो ये एक यात्री कबूतर जो है, पैसेंजर पिजन कहते हैं इसको, इनको खाने के लिए उस टाइम यूज़ किया जाता था, इसलिए ये सिलेक्टिव टाइप का डिस्ट्रक्शन है। ओके, या फिर चयनात्मक विनाश है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली अकार्मक प्रजाति है? या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे सेमी एरिड एरिया होता है उसमें ऐसा कौन सा स्पीसीज़ है जो कि इन्वेजन स्पीसीज़ है या फिर हमारा अकार्मक प्रजाति है? तो इसका आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो हमारे सेमी एरिड एरिया या फिर अर्ध शुष्क एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बहिस्थल संरक्षण नहीं है या एक्स सेतु कहते हैं वो नहीं है? तो बीज बैंक है। ओके, इसमें हम नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाते हैं। वनस्पति उद्यान भी है, प्राणी पार्क उद्यान भी। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसको हम इन सेतु कहते हैं, क्योंकि ये हम अपने प्राकृतिक वो जो उनकी जो हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट, उसी के अंदर रहता है। तो 29वें का जो आंसर है वो होगा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इसको नेशनल पार्क कहते हैं। निम्नलिखित का सम्मेलन कीजिए। तो अगर हम सम्मेलन करते हैं तो जो सुंदरबन होता है वो पश्चिम बंगाल में है। ओके, तो इसी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि ए का बस एक में ही थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो जो 30वें का आंसर होगा वो होगा थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत है? तो इसमें से प्रदूषण का जो अनिश्चित स्रोत है वो अनिश्चित मतलब नॉन पॉइंट मतलब जिसका जो ऐसा पॉइंट जिसका हमें एकदम कंफर्मेशन नहीं है, जो मतलब फिक्स्ड नहीं है, उसको नॉन पॉइंट कहेंगे हम। तो इसमें से जो नॉन पॉइंट है वो कृषि वाह जल है। कृषि वाह जल, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम नॉन पॉइंट में काउंट करते हैं, तो कृषि वाह जल है। ठीक है, अगला है 32 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है जो नेचुरल रूप से हो? तो इसमें से कुहासा है। कुहासा क्योंकि इसको स्मोक कहते हैं इंग्लिश में, इसमें स्मोक भी मिक्स होता है, फॉग प्लस स्मोक, इसको स्मोक कहते हैं। और स्मोक जो होता है वो हमारा मतलब कारों के द्वारा जनरेट होता है। ओके, तो इसलिए ये नेचुरल नहीं है। अगला है TDS का पूरा नाम क्या है? तो TDS का फुल फॉर्म जो है वो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। सेकंड इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेसिबल मापन करता है। तो डेसिबल क्या मापन करता है? तो पहले ही बता दूं कि डेसिबल जो है वो उसकी साउंड की तीव्रता को या फिर इंटेंसिटी को मेज़र करता है। तो तीव्रता सिर्फ एक में ऑप्शन में है, तो हम इससे पता कर पाएंगे कि जो हमारे आंसर होगा वो 34th का ए थर्ड होगा। थर्ड विल बी आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? संकटदायी अपशिष्ट जो आपका आंसर है, संकटदायी अपशिष्ट, वो उसको हम कह सकते हैं हजार्डियस वेस्ट का। जो हजार्डियस वेस्ट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो उसमें से कौन सा नहीं है? तो ज्वलनशीलता होनी चाहिए, अविषालुता होनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी भी होनी चाहिए, और ये तीक्ष्ण गंध जो है जिसको हम पंजेंट ओडियोर कहते हैं वो नहीं है विशेषता उसकी, क्योंकि हम ओडियोर की बात ही नहीं करते, वहाँ पे गंध की बात ही नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं। ये इसका अनुपम होगा, सेकंड आंसर। 36 का सेकंड आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे 37 से। ओके, तो 37 है, जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्टों का निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज़ करते हैं भस्मीकरण का
भस्मीकरण का यूज़ करते हैं। 37 का आपका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। ओके, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी, बहुत फेमस है 1988। ओके, ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, या जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके, थर्ड सेकंड आंसर होगा 39 का। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? जो अम्ल वर्षा होता है वो टेम्परेचर में हेल्प बढ़ाता है, फसलों का विनाश करता है, जलीय पौधों का जंतुओं को प्रभाव करता है, पर हृदय और फेफड़ों संबंधी समस्याएं नहीं करता है। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। 2002 का जो अर्थ समिट हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ओके, थर्ड आंसर 41 का थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा स्थित है? वो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आपका है। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा प्रदान करे? वो अनुच्छेद 48A में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। 10,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 18वीं ईस्वी के बीच जनसंख्या के वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे, वो था कृषि के अंदर वृद्धि। कृषि के अंदर उस टाइम क्योंकि कृषि के में वृद्धि होती थी तो जन्म दर में वृद्धि होती थी, क्योंकि हेल्थ उससे ही होती थी। ओके, क्योंकि वही एक जरिया था पैसे कमाने का। निम्नलिखित में से किस रोग का आनुवांशिक नहीं कहा जाता है? तो इसमें से जो आंसर है वो है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया को हम हेरिटेट डिसीज नहीं कह सकते हैं, ठीक है, या जेनेटिक डिसीज नहीं कह सकते। निम्नलिखित में का सम्मेलन कीजिए, तो इनमें से हमें देखना है कि प्रकार कौन से हैं और संकट कौन सा है। तो वायुमंडलीय लू होगा, क्योंकि लू जो होता है वो एयर में होता है, और जलीय के लिए बाढ़ होगा, जैविक के लिए आपका पीड़क जीव आक्रामक होगा, और भौगोलिक के लिए भूस्खलन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, 46 का थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट है साइलेंट वैली जो है वो किस नदी के स्थित है? तो वो कुंती नदी पे स्थित है, कुंती नदी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के इस नियम को बनाने के लिए एक कारक नहीं है? तो ये क्वेश्चन कहता है आपका कि कौन सा जो फैक्टर नहीं है एनवायरमेंटल एथिक्स के न्यू सेट्स को बनाने के लिए? तो इसका जो आंसर होगा न्यू नॉलेज अबाउट, या फिर आप प्रकृति के बारे में नई जानकारी, ये आंसर नहीं होगा। ओके, निबंध द लैंड एथिक्स किसने लिखा है? जो द लैंड एथिक्स करके एक निबंध था या फिर एक हमारा पैराग्राफ था, ऐसे था, जो कि किसने लिखा है? वो लिखा है एल्फो लेपोल्ड ने। 49 का जो आंसर होगा वो होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो पहला जो है कि जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से मनुष्य को पर्यावरण के निकट ला देती है, सही है एकदम आंसर। भारत सरकार ने बनाया था EVS, इसीलिए बनाया था ताकि वो जलीय पर्यावरण के अंदर या वन और जलवायु परिवर्तन के ऊपर विचार कर सके। थर्ड है पर्यावरण अभियांत्रिकों में सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। तो 50वें का आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। तो ये आपका BEVAE जून 2023 का क्वेश्चन पेपर था, जिसका मैंने सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं, और आप इसको प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो अगर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।